दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आप लोग इस चैनल के द्वारा, ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा टीजीटी पीजीटी का बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले नाटक का पूरा आप प्रैक्टिस सेट और वीडियो मिला करके करीब 15 वीडियो आपको मिल चुका है। ये लेटेस्ट अभी है। और अब हम लोग उपन्यासों का सिलसिला शुरू किए हैं। उपन्यास का भी करीब करीब 12-13 वीडियो आपको मिलेगा, शायद कुछ ज़्यादा भी हो जाए। और इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप नाटकों का वीडियो नहीं देखे हैं तो नाटकों की वीडियो को आप देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्लेलिस्ट आपके टीजीटी पीजीटी के लायक बहुत शानदार शानदार वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है। जिसे टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट है, फिर टीजीटी पीजीटी का नया प्लेलिस्ट है, फिर जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट है, फिर पिछले कई सालों का जो टीजीटी का या पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है, टीजीटी का मतलब मूल क्वेश्चन पेपर है, उसका हल आपको मिलेगा। फिर जूनियर एडिट से संबंधित बहुत सारा वीडियोज़ है, और उसका भी प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारा वीडियोज़ है, कुल मिलाकर के करीब 250 के आसपास वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी वहाँ है। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कर लीजिए। बस मेरे कहने पर एक बार जरूर वहाँ पहुँच जाइए, और निश्चित है कि वहाँ से आप निराश नहीं होंगे। आप वहाँ से खुश होंगे कि हाँ, यहाँ बहुत शानदार शानदार कलेक्शन आपको मिलेगा, और बहुत आप आनंदित होंगे। तो आज हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग का जो उपन्यास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग ज्ञानेंद्र कुमार का पूरा उपन्यास, उसका प्रकाशन वर्ष, पूरा विषय वस्तु क्या है, फिर इसके बाद से फिर हम लोग इलाचंद जोशी का पूरा उपन्यास पढ़ेंगे सन के साथ, और विषय वस्तु उसका क्या है। और उसके बाद हम लोग आगे के भी उपन्यासों, उसके विषय वस्तु, उसके मतलब उसका प्रकाशन वर्ष का पूरा पूरा अध्ययन करेंगे। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। बस जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, केवल लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, ज्ञानेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। मैंने जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता जो है कि गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी हैं, और ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक जो है ज्ञानेंद्र कुमार है। अब आइए ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा लिखित जो मुख्य उपन्यास, उसका प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उनका जो परख नामक उपन्यास है, यह आपका 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, और इसका विषय वस्तु जो है कि प्रेम का आदर्शीकरण है, ठीक है ना, प्रेम का आदर्शीकरण है। सुनीता नाम का इनका जो उपन्यास है यह 1934 में प्रकाशित हुआ था, और यह श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण है। मतलब ये कि यहाँ आप अगर सुनीता के पात्रों की बात अगर किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि इनके जो पात्र हैं श्रीकांत हैं, सुनीता और हरिप्रसन्न, ये 3 पात्र याद रखिए, ठीक है ना। आइए, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र इनका जो उपन्यास है यह 1937 में प्रकाशित हुआ था, और स्त्री विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें स्त्री विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है त्यागपत्र में। कल्याणी नाम का इनका जो उपन्यास है यह 1939 में प्रकाशित हुआ था, और विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। क्या किया गया है? विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किया गया है। इनका सुखदा नामक जो उपन्यास है, सुखदा, यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था कब? 1952 में, ठीक है ना। और यह क्या है? इसका विषय वस्तु नायिका सुखदा के मनोभाव का विश्लेषण इसमें किया गया है। तो इसकी जो पात्र है वह सुखदा है, और सुखदा के नाम पर ही उपन्यास का नाम भी पड़ा हुआ है। इनका विवर्त नाम का जो उपन्यास है
वह 1953 का है और इसमें भुवन मोहिनी और जीतेन के प्रेम की कथा का वर्णन है। ठीक है ना। तो भुवन मोहिनी और जीतेन ये इसके पात्र हैं, याद रखिएगा विवर्त का। और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1953। व्यतीत नामक इनका जो उपन्यास है यह भी 1953 में प्रकाशित हुआ था। जयवर्धन नामक इनका जो उपन्यास है यह 1956 में प्रकाशित हुआ था। और व्यक्ति की निज एवं शासन की सामाजिकता के दृढ़ता का मतलब दृढ़ चित्रण किया गया है। और यह उपन्यास का प्रकाशित हुआ था 1956 में प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध इनका जो उपन्यास है मुक्तिबोध, यह उपन्यास 1965 में प्रकाशित हुआ था। अनंतर नामक इनका जो उपन्यास है 1968 में प्रकाशित हुआ था। अनाम स्वामी का ये जो इनका उपन्यास है यह 1974 में प्रकाशित हुआ था। और मानव के धार्मिक रूढ़ियों से ये मुक्त होने का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। और दर्शार्क इनका जो उपन्यास है, दशार्क इनका उपन्यास है 1985 में विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण इसमें किया गया है। तो विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण इसमें किया गया है, 1985 का है ये। तो इस तरह से जैनेंद्र कुमार का ये जो उपन्यास है, इसी तरह से बहुत शानदार शानदार श्रृंखला आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक निवेदन है, आप कंप्लीट वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही वीडियो मतलब अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है। और मेरे पुराने साथी इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दें। देखिए, जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम पीड़ा एवं अहंग का समर्पण इसमें इनके उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। अब आइए हम लोग इलाचंद जोशी के उपन्यासों के बारे में जानते हैं। इलाचंद जोशी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो कौन कौन है, किस तरह से हैं। देखिए, इनका जो बहुत ही शानदार और चर्चित उपन्यास है घृणामयी। घृणामयी इनका उपन्यास जो है यह 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और इसका जो विषय वस्तु है एक युवती के पश्चाताप का चित्रण इसमें किया गया है, जो 1950 में लज्जा शीर्षक से, लज्जा नहीं लज्जा होना चाहिए, शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किशोर के अहंग भाव से, अहंग भाव का मनोविश्लेषण है इसमें, किशोर के अहंग भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। घृणामयी 1929, ध्यान रखिएगा। इनका जो सन्यासी नाम का जो उपन्यास है 1940 में प्रकाशित हुआ था। और नंदकिशोर के अहंग भाव का मनोविश्लेषण इसमें किया गया। इसका मतलब मुख्य पात्र कौन है? नंदकिशोर है। और घृणामयी का जो पात्र कौन है? यह किशोर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी इनका जो उपन्यास है यह उपन्यास 1942 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चित्रण की मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया गया है। पर्दे की रानी में मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों का के चित्रण का मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया गया है, ये पर्दे की रानी में। प्रेम और छाया इनका जो उपन्यास है यह उपन्यास 1944 में प्रकाशित हुआ था। और पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण इसमें किया गया है। इनका निर्वासित नाम का जो उपन्यास है निर्वासित, यह उपन्यास 1946 में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है। मुक्ति पथ नामक इनका जो उपन्यास है यह 1948 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और सुबह के भूले जो इनका उपन्यास है यह है 1951 में। जिप्सी नामक का इनका जो उपन्यास है यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। और मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। जहाज का पंछी इनका जो उपन्यास है, जहाज का पंछी, तो जहाज का पंछी इनका उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। इनका उपन्यास जो ऋतु चक्र है, ऋतु चक्र, तो ऋतु चक्र जो है कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगतियों का चित्रण इसमें किया गया है। एक इनका उपन्यास है भूत का भविष्य, भूत का भविष्य 1973 में। और कवि की प्रेयसी 1976 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। तो इस तरह से
आप इनके उपन्यासों को सन के साथ बढ़िया से तैयार कर लें, नोट्स बना लें। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैनेन्द्र कुमार ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। मतलब ये प्रश्न बन सकता है कि अज्ञेय नाम किसने दिया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था, तो जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। ठीक है ना। आगे देखिए, और इसके पीछे एक तथ्य है कि यह हंस पत्रिका में शायद हंस पत्रिका या कोई और पत्रिका, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, तो उसमें प्रकाशित करने के लिए कुछ भेजे थे, तो और ये अपना नाम नहीं भेजे थे, तो प्रेमचंद जी जैनेन्द्र कुमार जी से कहे कि भाई इसमें तो किसी का नाम ही नहीं है, तो जैनेन्द्र जी कहे कि यह कोई अज्ञेय होगा। अज्ञेय माने मतलब कोई जो ज्ञात न हो उसी को, मैंने कोई जिसको नाम ज्ञात नहीं है, मतलब इसका कहने का से कि इसका नाम ज्ञात नहीं वो भेज दिया है, तो कहे कि कोई अज्ञेय होगा उसने मतलब भेज दिया है। तो प्रेमचंद जी कहे कि तो क्यों नहीं इसी नाम से छाप दिया जाए, और उस लेख को या जो निबंध रहा होगा, जो भी लिख रहा होगा, वह जो है कि उसी नाम से छाप दिया गया, और तभी से उनका एक नाम, एक रूढ़ के रूप में नाम आ गया अज्ञेय। ठीक है ना, बहुत अच्छा तथ्य है। आगे देखिए अज्ञेय की जो प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं और प्रकाशन वर्ष सब कुछ अपना हम लोग देख लेते हैं। आइए, अगर शेखर एक जीवनी की बात करें, शेखर एक जीवनी जो है कि इनका उपन्यास पहला भाग जो है कि 2 भाग में प्रकाशित है। पहला भाग जो है कि यह 1940 में प्रकाशित है, और इसका नायक जो है कि शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण किया, मनो शेखर के किशोरावस्था का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। और दूसरा इनका यही उपन्यास शेखर एक जीवनी जो दूसरा भाग है, यह 1944 में प्रकाशित हुआ था, और यह शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन इसमें किया गया है। अर्थात शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 1940, इसको ध्यान रखिए, और शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रकाशन वर्ष जो 1944, भाग 1 40, भाग 2 44, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आइए, नदी के द्वीप इनका जो उपन्यास है, यह 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। और इसमें रेखा, भुवन, गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है कि इसके मुख्य पात्र कौन है, रेखा, भुवन एवं गौरा, ये 3 इसके मुख्य पात्र हैं। किसके, नदी के द्वीप के। अपने अपने अजन्वी जो कि इनका 1961 का ये इनका उपन्यास है, और इसमें मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन चित्रण किया गया, मतलब मृत्यु से साक्षात्कार कैसे होता है उसी का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी का जो पात्र है शेखर, वह अंततोगत्वा क्या है, स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। और शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोलांग की पुस्तक जियो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। मैंने लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि मतलब शेखर एक जीवनी नामक जो उपन्यास है, इसमें रोम्या रोलांग की जो पुस्तक है जियो क्रिस्तोफ, उसका प्रभाव है। और आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। ठीक है ना। यानी शेखर एक जीवनी का आलोचना जो है कि प्रकाशमान पुच्छल तारा कह करके यह कुछ आलोचकों ने इसका वर्णन किया, इसका जिक्र किया है। तो इस तरह से आपका ये आज 3 उपन्यासकारों के उपन्यास, उनकी औपन्यासिक कृतियां, प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अंत में अवश्य बताएंगे। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर निरंतर 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों का क्विज करा रहा हूँ। आप उस चैनल को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।